Assalamualaikum class. Today my topic is Assalamualaikum class. My name is Mahnoor. Today my topic is expert system. एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक्सपर्ट एडवाइस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामरली हो गई या स्पेलिंग चेकर जो लैपटॉप के अंदर हमारे स्पेलिंग चेकर होता है। अब यहाँ पे हम ज्यादा ना ग्रामरली को लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रामरली में क्या होता है कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं, अगर तो हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो जब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग के नीचे, अगर हमारी स्पेलिंग गलत हो, तो क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन आ जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अब ग्रामरली क्या करता है? ग्रामरली हमें एक एक्सपर्ट डिवाइस देता है। वो क्या करता है कि हमें गलत स्पेलिंग की जगह एक सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए वो हमें बता देता है। देन हम क्या करते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस को मानते हैं और जो गलत स्पेलिंग की जगह हम सही स्पेलिंग लिख देते हैं। देन हमारा सेंटेंस जो है वो एक करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। अब ग्रामरली ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए ऐसा करता है बिकॉज उसके अंदर पहले से ही एक एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ट होता है। अब यहाँ पर हम इन एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका काम होता है एक्सपर्ट सिस्टम में सबसे पहले। देन पे हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम में आ जाता है नॉन एक्सपर्ट यूजर। अब इसका क्या काम होता है? अब जो नॉन एक्सपर्ट यूजर होता है वो एक ना कॉमन मैन होता है। जो एक कॉमन मैन होता है, मतलब हम यूजर है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोई ना कोई स्पेलिंग लिख रहे होते हैं, तो वो क्या काम करता है? वो यूजर ही काम करता है ना, कि क्या करता है कि कोई ना कोई स्पेलिंग लिखते हैं, हम इनपुट देते हैं। अब हम इनपुट किसको देते हैं? हम इनपुट देते हैं यूजर इंटरफेस को। ठीक है, हम या कोई ना कोई इनपुट देते हैं, कोई क्यूरी देते हैं यूजर इंटरफेस को। अब जो यूजर इंटरफेस है, इसके ऊपर क्या करता है? ये वो है जिसके ऊपर हम इनपुट देते हैं, मतलब कि हमारा कंप्यूटर जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं ना, तो वो यूजर इंटरफेस होता है। अब इंटरफेरेंस इंजीनियर इंजीनियर क्या होता है? अब इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है? ये वो सारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इस पर सिस्टम का जो इंटरफेरेंस इंजन करता है, मतलब कि क्या है कि जितना भी सारा प्रोसेस है ना, वो क्या करेगा, जितना भी इस एक्सपर्ट सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है ना, वो इंटरफेरेंस इंजन के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। इस वजह से इंटरफेरेंस इंजन को हम लोग ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। और ये हमारे पास जो इंटरफेरेंस इंजन है, ये कम से कम जो 90% काम है ना, ये नॉलेज बेस की मदद से करता है। क्योंकि जो क्या क्यों नॉलेज बेस की मदद से करता है? क्योंकि नॉलेज बेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सारा का सारा हमारे पास ग्रामर होती है, जितनी भी हमारे पास ग्रामर होती है, जितनी भी हमारे पास डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं, सब कुछ नॉलेज बेस के अंदर होता है। तो उसकी मदद से इंटरफेरेंस इंजन जो होता है वो काम करता है, सारा प्रोसेस करता है। अब हमारे पास क्या हो गया? नॉलेज, अब नॉलेज फॉर एक्सपर्ट। अब नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट में हमारे पास ना दो चीजें होती है। एक नॉलेज इंजीनियर होता है और एक हमारे पास होता है ह्यूमन एक्सपर्ट होता है। अब ये दोनों मिलकर ना क्या करते हैं, हमारे पास नॉलेज बेस को बनाते हैं। ये दोनों मिलके नॉलेज बेस को बनाते हैं। अगर ये दोनों मिलके नॉलेज बेस को बनाते हैं, और अगर नॉलेज बेस ना हो तो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का बनना ही इम्पॉसिबल। अब इसके हमारे पास वर्किंग क्या है? अब क्या होता है कि जो यूजर है ना, वो क्या करता है, अपना सारा का सारा काम क्या कर देता है, वो यूजर फेस में, यूजर इंटरफेस में लिख देता है। ठीक है, जो भी हम अपने सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, वो हम अपने कंप्यूटर में लिख देते हैं, मतलब कि यूजर इंटरफेस में लिख देते हैं। अब जब हम सारी चीजें लिख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस इंजन होता है ना, वो इस सारे के सारे काम को ना मॉनिटर कर रहा होता है। वो ना साथ साथ देख रहा होता है कि हम जो काम लिख रहे हैं
उसमें कोई हमारे पास मिस्टेक तो नहीं है। वो साथ-साथ नॉलेज बेस के अंदर देख रहा होता है कि नॉलेज बेस के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रामर के वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, जितने भी करेक्शंस हैं, और हम जो काम कर रहे होते हैं यूज़र इंटरफेरेंस में, वो दोनों को चेक कर रहा होता है कि क्या हम जो काम है वो सही कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो वो मॉनिटर कर रहा होता है। अब क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स देखता है कि अगर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो क्या करता है कि हमारे वर्ड्स के नीचे हमारे वर्ड्स को कंपेयर करता है नॉलेज बेस के साथ, और फिर क्या करता है, नीचे रेड लाइन मार्क कर देता है। वो कौन रेड लाइन मार्क करता है? इंटरफेरेंस इंजन मार्क करता है। अब उसके बाद ये हमारे पास इम्पोर्टेंट काम हो गया कि क्या होता है यूज़र इंटरफेरेंस, क्या होता है कि हमारे पास जितना भी हम डाटा लिखते हैं, इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है कि वो क्या कर रहा होता है, कंपेयर कर रहा होता है कि हम जो डाटा लिख रहे हैं यूज़र इंटरफेरेंस में, क्या वो हम सही लिख रहे हैं, वो नॉलेज बेस के साथ कंपेयर कर रहा होता है। अब हमारे पास ना अम, अब हमारे पास क्या होता है, एक डोमेन होती है। अब ये जितना भी हमारे पास सारा एक्सपर्ट सिस्टम में काम हो रहा है ना, नॉलेज बेस में हमारे पास काम हो रहा है, ये सारे के सारे इसके जो मेन इम्पोर्टेंट डोमेन है ना, वो क्या है, वो इंग्लिश डोमेन से रिलेटेड है। जितनी भी, क्योंकि सारे हमारे पास जो ग्रामर के वर्ड्स है, जितने भी हमारे पास वर्ड्स है, वो सब कुछ क्या है, हमारे पास इंग्लिश वर्डिंग है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट है, उसमें हमने जैसे कि पहले हमने देखा, एक नॉलेज इंजीनियर होता है और एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है। ये तो हमें पता चल गया है कि दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम को बनाते हैं। तो अगर एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बनेगा, वो नॉलेज बेस को बनाते हैं और साथ में एक्सपर्ट सिस्टम को बनाते हैं, और नॉलेज बेस ना हो तो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम ही ना होगा। तो अब इन दोनों का अलग-अलग क्या काम होता है? अब जो हमारे पास ये जो नॉलेज इंजीनियर होता है, अब नॉलेज इंजीनियर हमारे पास क्या काम करता है, इसको ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, डिफरेंट इसको लैंग्वेजेस का पता हो, जिस उन लैंग्वेजेस को मिलाकर ना ये एक पूरा एक्सपर्ट सिस्टम बनाता है। अब जब इसने एक्सपर्ट सिस्टम बनाता है, तो अब उसके हमारे पास नॉलेज बेस भी ज़रूरत होती है। अब नॉलेज बेस में क्या होता है कि उसमें हमें डिफरेंट ग्रामर के वर्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं। अब जो नॉलेज इंजीनियर है, वो उसको तो लैंग्वेजेस पता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनता है, जिससे एक वो पूरा एक्सपर्ट सिस्टम तो तैयार कर लेगा। लेकिन उसको कोई ऐसे ह्यूमन एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी, जिसको जिसको सब कुछ ग्रामर के वर्ड्स पता हो, जिसको सारी करेक्शंस पता हो कि क्या हमारे पास ग्रामर के सही वर्ड्स है, क्या नहीं है। एक अगर हमको यूज़र हमें सेंटेंस दे रहा है, तो उसमें करेक्शन के लिए नॉलेज बेस को कौन-सा वर्ड आगे पहुँचाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि जो नॉलेज इंजीनियर होता है और ह्यूमन एक्सपर्ट होता है ना, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्सपर्ट सिस्टम को तैयार करते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं अफीफ़ा हूँ और मेरा एक्सपर्ट इंजन के टॉपिक के अंदर नाम है मेरी प्रेजेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। सो इसमें आ जाती हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम का, जैसे अभी महानूर ने बताया कि क्या वर्किंग होती है, वो हमें सब पता लग गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर क्या खसूसियात हैं जिसकी बेस के ऊपर कि वो हमारे लिए इतना ईजी है यूज़ करना, और उसके बहुत से फ़ायदे हैं कि वो बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। तो उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डोमेन स्पेसिफिक है। इसका मीन ये होता है कि एक ही स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर एक एक्सपर्ट सिस्टम बना होगा। जैसे हमने एक बैंक के अंदर वर्किंग हो रही है, उसका एक एक्सपर्ट सिस्टम होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सारा डिज़ाइन किया होगा। और अगर इसी तरह किसी हॉस्पिटल के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, तो वो इस बेस पे होगा कि वो मेडिसिन की बेस के ऊपर उसके अंदर सारा रिकॉर्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया होगा, उसी स्पेसिफिक एरिया या फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर आता है कि ये मेन जो है ना, ये एक्सपर्ट सिस्टम का बैकबोन होता है। यहाँ पे सारा नॉलेज पड़ा होता है, एक रिपोजिटरी की तरह, एक बैकएंड की तरह ये यूज़ होता है। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मेन यहीं पे होती है, सारी डिसीजन जिस बेस पे बनते हैं ना, वो यहीं से इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। और थर्ड वाला हमारे पास है इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग का अभी महानूर ने बहुत डिटेल से बताया था, जो हमें पता लगा। मेन चीज़ जो है ना इसका, वो ये है कि इसके अंदर जो होता है वो ब्रेन होता है, ये एक्सपर्ट सिस्टम का मेन। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इससे जो भी पूछते हैं ना, ये हमारा डाटा लेता है, इससे हम मेन सवाल पूछते हैं। जब भी कोई यूज़र आके कुछ भी करता है इंटरफेस के ज़रिए, वो मेन हम इन्फेरेंसिंग से क्वेरी कर रहे होते हैं, और फिर वो जाता है जाके नॉलेज बेस के अंदर से सारा फेच करता है डाटा, और फिर हमें पता लगता है। और नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है एक्सपर्ट सिस्टम की,
एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। इसके अंदर ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे एक यूजर आया और उसने प्रॉम्प्ट दिया और कोई भी बात पूछी, क्वेश्चन पूछा, क्वेरी पूछी, अपना मकसद उसको जो चाहिए वो हल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कुछ, तो उसके अंदर हमें वो रीजनिंग के ऊपर काम करेगा। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है ये रीजनिंग के ऊपर फोकस करेगी, डेट हाउ एंड व्हेन, और इसका हमें कोई ना कोई सोल्यूशन इसी बेस पे देगी जो हमने उससे सवाल किया होगा, और एक्सप्लेन इस तरह से करेगी कि जो हमारा सवाल हो उसी अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेगी। और एग्जांपल्स ये हैं कि ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, और मेडिकल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये एप्लीकेशन इसकी जो है वो डिटेल से पता लगेंगी, और इसकी एग्जांपल्स का आगे नेक्स्ट पता लगेगा। और थैंक यू, दिस इज माय टॉपिक। Assalamu alaikum class. I am Misbah Suhail and my topic is methods of expert system. There are two methods of expert system: forward chaining and backward chaining. फॉरवर्ड चेनिंग में डेटा गिवन होता है, इनिशियल स्टेज में डेटा आपको दिया होता है और आपको गोल स्टेज फाइंड करनी होती है, मतलब आपको कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। इसको हम डेटा ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं, बिकॉज जो हमें डेटा दिया होता है उसी पे ड्राइव करके आप कंक्लूजन तक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन बैकवर्ड चेनिंग गोल स्टेट इज गिवन, मीन्स आपको पहले से कंक्लूजन दिया होता है और आपको कहा होता है कि व्हाट इज इनिशियल स्टेज, मीन्स कि आपको पीछे आना है, फॉरवर्ड नहीं जाना, आपको बैकवर्ड चेन अप करते हुए जाना होता है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड गोल ड्रिवन, बिकॉज इसमें गोल ऑलरेडी पता होता है, इसीलिए आप उस गोल की बेसिस पर बैक ट्रैक करते हुए आप इनिशियल स्टेज तक पहुंचते हैं। अब ये एग्जांपल है जहां डेटा, उसके रूल्स और कंक्लूजन दिए हुए हैं। इस बेसिक एग्जांपल के साथ फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग को समझते हैं। सबसे पहले डेटा दिया हुआ है और जहां डेटा दिया गया हो उसे हम फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। एंड डेटा इज एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर मेरा एक्स 1 है और वाई 2 है तो रूल कहता है कि जी 3 हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि मेरा जेड 3 है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए की वैल्यू 4, बिकॉज मेरा एक्स 1 है डेटा में और वाई भी 2 है डेटा में, उस हिसाब से जेड 3 हो जाएगा। और अगर जेड 3 हो गया तो ए 4 हो जाएगा, देन मेरा कंक्लूजन ए 4 आएगा। अब हम उल्टा देखते हैं फॉर बैकवर्ड चेनिंग। यहाँ गोल स्टेज गिवन है ए इज इक्वल्स टू 4 और हमें इनिशियल स्टेज तक पहुंचना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू 4 कब होगी, जब z की वैल्यू 3 होगी, और z की वैल्यू 3 तब होगी जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 होगी। तो इससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो इनिशियल स्टेट का डेटा हुआ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबहान नदीम है और मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अब जिस तरह के आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि इसकी वर्किंग क्या होती है, तो मेन जो इसका यूज़ है ना, ये एप्लीकेशन है, वो मेडिकल के अंदर यूज़ होता है। तो इसका अर्ली 1970 में ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया था, माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम। ये काफ़ी पुराना है और इसका काम ये था कि हमारे पास जिस तरह अब एक इसकी एग्जांपल ले लो, जिस तरह पेशेंट या डॉक्टर की हो, कि एक पेशेंट है, उसको कोई डॉक्टर के पास गया है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अभी वो उसकी डिजीज को इस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहते हैं, लेकिन एट अ टाइम वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया था कि जिस तरह हमारे पास जो नॉलेज बेस होता है ना, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास इसका एक पार्ट होता है एक्सपर्ट सिस्टम का, नॉलेज बेस वाला, जिसमें हमारे पास सारा नॉलेज होता है, तो वहां वाले पार्ट के अंदर ना जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे ना, ओवरऑल जितनी भी मतलब वर्ल्ड वाइड होंगे, तो उन्होंने उनका डाटा कलेक्ट करके उस नॉलेज बेस के अंदर डाला था, जो कि रिपोर्ट एज अ मतलब डायग्नोस को जो डिजीज थी उसको डायग्नोस करता था, और फिर उसके बाद वो हमें उसकी बताता था कि कौन कौन सी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं इसको सही करने की, या फिर उसको एंटीबायोटिक दे के, या जो भी उसका सीन था वो बताता था। तो उसके अंदर ये था कि अगर हमारे पास एट अ टाइम एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको ये माइसिन एक्सपर्ट को सिस्टम को यूज करके हम जो डिजीज थी ना उसको डायग्नोस कर सकते थे। उसके अंदर ना हमारे पास ये ब्लड से रिलेटेड था कि हमारे ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह आ जाता था तो उसको डायग्नोस करता था।
तो इसके लिए मेन ये यूज होता था माइसिन। नेक्स्ट हमारे पास ये फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी यूज होता है, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए या फिर रिस्क असेसमेंट के लिए, कि हम मेन इसका ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोस्टली लोग डर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें आगे जाके कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम ना, कई तरह के ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ड हुए हैं जिसके अंदर हम अगर हम देखें अपनी, मतलब हो सकता है कि मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट को उसके अंदर उन्होंने रखा होता होगा, जिसके अंदर हमें पता लगता होगा कि किस तरह से पिछला जो हमारा चल रहा है, लाइक करंट कंडीशन क्या चल रही है इस कंपनी की या इंडस्ट्री की, तो उसके लिहाज से हमें ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजी हो जाता होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कितना रिस्क हाई होगा या कितना रिस्क लो होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास ये इस तरह से यूज होता है कि हाँ, हम किस तरह हम लो बजट के अंदर अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर हम वो किस तरह ऑप्टिमाइज प्रोसेस करके भी अपनी क्वालिटी को हाई स्टैंडर्ड कर सकते हैं। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर हम एक काम अगर हम क्वालिटी को हाई करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर रहे हैं, तो हम उन प्रोसेसेस को किस तरह कम करके बहुत अच्छी क्वालिटी को ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम, और ये असल में जो ये सारा कुछ हो रहा होता है ना, ये नॉलेज बेस के अंदर हो रहा होता है। नॉलेज बेस के अंदर ऑलरेडी एक एक्सपर्ट सिस्टम फिट हुआ है जहां से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर सपोर्ट के अंदर। कस्टमर सपोर्ट क्या होता है कि कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हमारी प्रोडक्ट से, कि वो चाहता है कि वो ये काम करे या वो कुछ ले, कुछ किसी इन्वेस्ट करे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि इसमें कितना रिस्क है। तो उसके लिए वो एक्सपर्ट सिस्टम यूज कर सकता है कि वो पिछला प्रीवियस नॉलेज या फिर आगे आगे के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकता है। उससे वो एनालिसिस, उसके पास जो आएगी इनसाइट आएगी, उससे वो उसके थ्रू एनालिसिस करेगा कि उसको मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस तरह से। और नेक्स्ट है एजुकेशन में। एजुकेशन में हमारे पास ये ट्यूटरिंग के तौर पे यूज हो सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सनलाइज लर्निंग के तौर पे यूज होता है। इसके अंदर आपके मुताबिक, यानी कि जो आपकी लर्निंग स्किल्स है ना, उसके बेस्ड के ऊपर ही वो एक्सपर्ट सिस्टम आपको नेक्स्ट एडवाइस दे रहा होता है, या फिर आपको लर्निंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है कि आप किस लेवल पे और आपको किस लेवल से नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ दुआ फातिमा। मेरा आज का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली 3 तरह के इसके कंपोनेंट्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम के: यूजर इंटरफेस, इन्फ्रेंस इंजन और नॉलेज बेस। ठीक है, सबसे पहले हम इन्फ्रेंस इंजन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। इन्फ्रेंस इंजन एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम के प्रोसेसर को ही इन्फ्रेंस इंजन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में सब कैलकुलेशन एएलयू करता है, और सीयू जो है कंट्रोल यूनिट, यानी कि वो हमारे सीपीयू में होता है। तो इन्फ्रेंस इंजन हमें नॉलेज देता है। ठीक है, नॉलेज को प्रोसेस करने का काम करता है। बेसिकली इन्फ्रेंस इंजन का ये ही काम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉलेज बेस। ठीक है, द नॉलेज बेस हैज बेस रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स एंड रूल्स। ये बेसिकली फैक्ट्स और रूल्स पे काम करता है। ठीक है, द नॉलेज बेस इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज that stores knowledge acquired from the different experts of the particular domain। ठीक है, अब नॉलेज बेस का बेसिकली ये काम ये होता है हमारे पास कि ये एक ऐसा डाटा वेयर हाउस होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे डाटा स्टोर होता है। नॉलेज बेस में ह्यूमन एक्सपर्ट होता है और एक होता है नॉलेज इंजीनियर। ये दोनों ही हमारे उसमें सॉफ्टवेयर में डाटा को एंटर करते हैं। उसके बाद हमारे इसके नॉलेज बेस के 2 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके अंदर जो हमारा पहला कंपोनेंट है फैक्चुअल नॉलेज और दूसरा है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज जो है हमारा वो फैक्ट्स पे काम करता है। किसी भी फैक्चुअल नॉलेज वो नॉलेज है जो फैक्ट पर बेस करती है। ठीक है,
किसी पार्टिकुलर डोमेन में या पार्टिकुलर फील्ड में हम ह्यूमन एक्सपर्ट्स यानी उस फील्ड के इंजीनियर्स या उस चीज़ के उस फील्ड में जो स्कॉलर्स हैं उसके जब टास्क को एक्सेप्ट करेंगे कि दिस इज द करेक्ट फैक्ट, तो फिर वो फैक्चुअल नॉलेज कहलाएगी। बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज हमारी फैक्ट्स पे काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला इसका कंपोनेंट है वो है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ये ऐसी नॉलेज है जो आइडियाज पे बेस करती है। ये इट इज अबाउट प्रैक्टिस, जजमेंट या गेसिंग इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। गेसिंग के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग अपनी पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो नॉलेज मिलती है उससे हम लोग ह्यूरिस्टिक नॉलेज कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगला कंपोनेंट है वो है हमारे पास कहाँ- आगे करना स्लाइड। यार स्लाइड थोड़ी सी आगे करो, यूजर इंटरफेरेंस वाला निकालो। हाँ ये फर्स्ट वाला पेज। अब हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग द एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द यूजर, ठीक है। हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इस ये बेसिकली एक मॉनिटर की तरह काम कर रहा होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। यानी कि हमने यूजर ने इंटरेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ और फिर उसने आगे सारा वर्क करना है, ठीक है। बेसिकली हमारा सारा जितना भी काम हो रहा होता है, पहले हमारा यूजर इनपुट देता है हमारे एक्सपर्ट सिस्टम को और फिर वो उस चीज को प्रोसेस करके हमें आगे आउटपुट पहुंचाता है। तो ये मेरा टॉपिक था आज का, ये 3 कंपोनेंट्स थे। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अच्छा, हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। एक्सपर्ट सिस्टम की जो एक्सेसिबिलिटी कॉस्ट होती है वो हमारे पास कम होती है, लो होती है, और ये हमें फास्टली रिस्पॉन्स करते हैं। और ये इनमें ह्यूमन लाइक इमोशंस नहीं होते, ये इंसानों के बरक्स होते हैं। और इनमें एरर आने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। और ये कैपेबल होते हैं हमें ये बताने में कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। और ये रिस्की प्लेसेस पर यूज़ होते हैं जहाँ पर इंसान की मौजूदगी सेफ नहीं होती। और अगर इसमें के भी हमें करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है तो एरर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। एक्सपर्ट सिस्टम स्टडी होते हैं क्योंकि इनमें जज्बात, कशीदगी या फटीग से ये मुतासिर नहीं होते, और ये किसी भी पर्टिकुलर क्यूरी का हाईली रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। मानो स्लाइड। एक्सपर्ट सिस्टम में कोई भी जज्बात नहीं होते, यानी ये ह्यूमन की तरह कोई भी इनमें इमोशंस नहीं होते। देन इनमें सबसे बड़ा मेन जो इशू होता है वो कॉमन सेंस का होता है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक मखसूस डोमेन के लिए ही तैयार किए जाते हैं। ये खुद से लर्न नहीं करते, इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। हम इन्हें बताते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वर्क करना है, इन्हें अपडेशन देनी पड़ती है। ये खुद से लर्न नहीं करते, हमें इन्हें हर चीज़ खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये डिसीजन के पीछे का जो लॉजिक होता है ये उसको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होते। ये सिर्फ जो भी डिसीजन होता है उसको बयान करते हैं, उसका जो पीछे का लॉजिक होता है उसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं होता। थैंक यू।